हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, यानी कि जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 1 2 3 4 5 तक सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं, और यदि हाँ आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारे देखिए पहले हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद जीके। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, तत्सम शब्द बताओ। इसमें से आपको क्या करना है, तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित, घाट, डह या फिर तेल। तो तत्सम होता है आपका त्वरित हो जाता है। ठीक, त्वरित हो जाएगा आपका, तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मा यहाँ पे देख लेते हैं, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। तो रहने का संयोग समाप्त होना का क्या हो जाएगा, अन्य जल उठ जाना। ठीक, ये होता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। ठीक, आपको क्या बताना है, विशेषण उपवाक्य बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐतिहासिक नगर है। सी, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। चौथा, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक, देखिए ये मिश्र वाक्य यानी कि विशेषण उपवाक्य कौन सा होता है, तो जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं। इसमें से आपको शुद्ध बताना है, तो ये होता है आपका ये दुंदुभी होता है आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करें। तो सहायक क्रिया आपका क्या हो जाएगा, रही। ठीक, ये होता है सहायक क्रिया। अगला देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो उत्धनचारण उच्चारणम सही है। रमस टीकते तो रामस टीकते, ये भी सही है। सच्चित सही है। गंगा प्लस उद्गम गंगोद्गम, ये आपका गलत लिखा, तो आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। ठीक, गंगा प्लस उद्गम हो जाता है गंगोद्गम। ये आपका कौन से संधि का अगर उदाहरण है तो आप क्या बताएंगे कौन सा है, ये बोलेंगे आप गुण संधि का उदाहरण है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ताले के पानी पाताले गई बेटी, पुरइनी गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रोती पर तू है, कैसे के रौचम रौ रच उवम बिहारे। उक्त गीत किस बोली का है। तो क्या बोलेंगे, कौन सी बोली का है, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है या फिर कन्नौजी है। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे, क्या हो जाएगा, ये है आपका ब्रज भाषा का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पर है आपका, 8 है इधर इस साइड में, यहाँ पे देखिए, चलिए ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली नुकुंज को, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अब आपको अलंकार बताना है। अब तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक, वृत्यानुप्रास हो जाएगा इसका आंसर। और वृत्यानुप्रास होता क्या है, जब एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ क्या होता है, वृत्तानुप्रास अलंकार होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द अमरूद हो जाएगा। ये आपका फारसी भाषा का शब्द है अमरूद। ठीक, और देखिए आम तथा केला फारसी भाषा के शब्द नहीं है, ये होता है क्या, तद्भव शब्द हैं। क्या है, तद्भव शब्द हैं दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रांत का विलोम क्या होगा। तो भ्रांत का विलोम हो जाएगा निभ्रांत, यही तो होता है, हाँ यही होता है, निभ्रांत हो जाएगा आपका। और विश्रांत का पूछता है तो हो जाएगा अविश्रांत। शांत का पूछेगा तो हो जाएगा उग्र। दुखांत का विलोम सुखांत हो जाएगा। ठीक, उल्टा है बताना आपको, विलोम मतलब उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, इसमें आपको अशुद्ध बताना है। वह दंड देने योग्य है, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया। तो 11 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अशुद्ध है, आपको अगर शुद्ध करना है तो वह दंड योग्य है। ठीक, इतना होगा, देने नहीं आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा, 12,
बगीचा का पर्यायवाची शब्द आराम होता है। ठीक, आनंद मठ में कौन सा समास, तो क्या बोलेंगे कर्मधारय समास। आनंद मठ है किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार, कौन सा छंद है, तो बहुत ही देखिए ये बार बार आपने पढ़ा होगा, इसको आपको पता भी होगा इसका आंसर, तो बता देंगे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोहा होता है। ठीक, क्या होता है, दोहा होता है। और दोहा किसे कहते हैं, दोहा का जो पहला तीसरा चरण होता है 13 मात्राएं का होता है, और दूसरा चौथा चरण क्या होता है 11 मात्राएं होती हैं दोहा में। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1 इंच मुस्कान के रचनाकार कौन है, तो राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी हैं। ठीक, और देखिए इसके और कौन सा होता है, इसकी रचनाएं और कौन सी है, यही सच है और आपका बंटी मन्नू भंडारी की, तो पूछ लिया। ठीक, ये सब आपका किसका है, राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी की हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी जिह शेष। पंक्ति में प्रयुक्त रस बताना इस बार, तो कौन सा रस है, रौद्र करुण हास्य या फिर भयानक। फिर से देख लेते हैं, जीवित सुन प्रिय मिलन हित, सखी सखी जिह शेष। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो क्या बोलेंगे, इसमें आपको करुण रस हो जाएगा। कौन सा, करुण रस। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं। अब आपको क्या बताना है, इसमें विशेषण शब्द बताना है। तो विशेषण क्या होता है, जो शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा विशेषण है। तो पहला विशेषण आपका हो जाएगा वह। ठीक, वह कौन सा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर जो विशेषता बताए जो, ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। फिर आपके, ये भी विशेषण हो जाएगा। और बड़ा ठग है, कैसा ठग है, बड़ा ठग है, ये विशेषण हो जाएगा। और ये बहुत क्या है, प्रविशेषण है। ठीक, तो 1 2 3 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है, कितना दिखा रहा है ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में 4 हो जाएगा। ठीक, नाथों की कुल संख्या कितनी है, तो भाई नाथों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। ठीक, नाथों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, चरपटनाथ, गोपीचंद्रनाथ, भर्तरीनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्र नाथ, ये होते हैं 9। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए, फिर से देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन गलत है। जंगल की आग को क्या बोलते हैं, दावानल बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, आगे की सोचने वाले को अग्रगामी बोलते हैं, बताइए। चलिए आगे देखते हैं, समुद्र की आग बड़वानल, चलिए ठीक है। आगे देखिए, पेट की आग जठराग्नि। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, आगे की सोचने वाला अग्रगामी क्या बोलते हैं, कौन सा गलत है। आगे की सोचने वालों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दूरदर्शी होता है। ठीक, क्या होता है, दूरदर्शी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। उसने मुझसे कहा, तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या छूट गया है, बताएंगे। यहाँ पे आपका यहाँ पे कॉमा छूट गया है। ठीक, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। उसने मुझसे कहा, फिर आपका ये हो जाएगा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसको भी मैच कर लेते हैं। जुलाई क्या है आपका, जुलाई क्या है, अच्छा चलिए क्या लिखा पहले पढ़ लेते हैं। सूची 1 में दिए गए संज्ञा की सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सम्मिलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जुलाई, मैना, कुंज, पानी। तो पहला देखिए, पानी तो आपका द्रव्यवाचक में जाएगा। ठीक, कुंज समूहवाचक में जाएगा। ठीक, मैना जातिवाचक में जाएगा, और जुलाई व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, क्योंकि ये एक होता है। जो एक हो वह व्यक्तिवाचक, जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक, जो पदार्थ हो वो द्रव्यवाचक, और जो समूह हो यानी कि समूह का बोध कराए वो समूहवाचक में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका राइट आंसर भी पता करना है ना, तो इसका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, बताएंगे आप। पहला का क्या था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। पहला यानी कि यहाँ पे देखिए, फिर से सॉरी, यहाँ से देखिए, जुलाई का क्या था, व्यक्तिवाचक, यानी कि पहला का 1, दूसरे का 2, तीसरे का यहाँ पे, चौथे का यहाँ पे, तो 1 2 चौथा तीसरा। ठीक है, ये वाला। ठीक,
चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको क्या हो जाएगा, बस से। देखिए साधन का बोध करा रहा है, जब साधन का बोध कराएं तो आपका करण कारक होता है। कौन सा होता है? करण कारक होता है। अगला देखिए, चलिए निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है? ठीक, इधर, निकट, कल। तो कल, निकट, इधर या फिर ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमें लग रहा है यहाँ पे ठीक होगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? ठीक आंसर हो जाएगा इसका, निपात होता है। अगला देखिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे क्या है? उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, या फिर मध्यम पुरुष है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? मुझे क्या होता है बताएंगे आप? मुझे एक है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में और कौन कौन सा होता है? हम आता है, मैं आता है, हम आता है, ये सब उत्तम पुरुषवाचक होता है। मैं, हम, हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। अन्य पुरुष में क्या आता है? अन्य पुरुष में ही आता है, वह आता है, और मध्यम पुरुष में तुम आता है। ठीक, ये होता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देखते हैं, कहाँ पर है? 25 का ऑप्शन इधर है। ठीक, तो मैं खाना खा चुका था, सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, या फिर आसन भूत है, या संदिग्ध भूत है? क्या कह रहा था? फिर से देखेंगे। मैं खाना खा चुका था, ता लगा हुआ है ना, तो यानी कि समाप्त हो चुका काम। तो क्या बोलेंगे? पूर्ण भूत। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? पूर्ण भूत हो जाएगा, क्योंकि कार्य समाप्त हो चुका है। मर्स और मर्स युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ठीक, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा देखिए, सही से नहीं दिख रहा है, एडजस्ट कर लीजिए। ये लिखा हुआ है मर्स, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये आपका लिखा हुआ है मर्स, इस तरह लिखा हुआ है मर्स, और नीचे वाला लिखा हुआ है इस तरह, ये वाला मर्स लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको बताना है सही शब्द युग्म कौन सा है मर्स और मर्स का। ठीक, तो इसका देखिए कौन सा नंबर है? 26 का क्या हो जाएगा आपका? पहला मर्स का होता है विचार, और दूसरे मर्स का होता है विमर्श, यानी कि धैर्य। ठीक, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखिए अब। निम्न में से किन का उच्चारण तालु से होता है? तो कंठ तालु, यानी कि का वर्ग, फिर क्या आता है? का चा, चा वर्ग। तालु में कौन सा आता है? चा वर्ग। तो चा वर्ग में कौन सा आता है आप बताएंगे इनमें से? तो छोटी ई, सा और चा, ये क्या होते हैं? तालु होता है। हमने बताया ना चा वर्ग, तो चा वर्ग किसमें है? ये इसमें है, तो ये तालु होता है। और जो का से शुरू हो तो कंठ वर्ग होता है। ठीक, अगला देखिए, अमर्ष क्या है? एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, या फिर एक अलंकार। तो अमर्ष क्या होता है? अमर्ष होता है एक संचारी भाव होता है। क्या होता है? एक संचारी भाव है, और संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। लेकिन एक चौथा है, महाकवि देव ने संचारी भाव की संख्या कितनी मानी है? 34 मानी है, और 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, लिखा हुआ है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, या कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगर आपसे रामचंद्र शुक्ल जी की अगर रचनाएं पूछता है तो क्या बोलेंगे? त्रिवेणी, चिंतामणि, रसमीमांसा और मित्रता, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत व तद्धित प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जोड़कर बनते हैं उसे बोलते हैं तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। कैसा? तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, और ये कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, प्रत्यय तो 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तिरस्कार सूचक अवयव कौन सा है? तिरस्कार सूचक अवयव कौन सा है? तो आह, छी, अरे, टफ, इसमें कौन सा आपका हो जाएगा? छी।
छी 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो ये हो जाएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्वी हिंदी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 33। तो 33 से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा गद्यांश यानी कि पद्यांश, फिर आपको आंसर देना होगा। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, खेत की धरती बने न बंजर, चले न जादू टोना, टुकिया दादी अनु बेटी झूम झूम कर खाए गाए, पकी फसल को डसने वाले सफल नहीं हो जाए, सत्यमेव जयते बन बन के खाए भर भर दोना, सुखवा दुखवा गंगू मंगू गंगू मंगू खुद ही जाते बोए जोते बोए, अपनी फसल आप ही काटें और न ज़्यादा रोए, जो खोया सो खोया भैया वक्त नहीं अब खोना, प्रगति पथ पर निर्माणों के नए नव स्वर संधानो, समता की सुरसरित के सुख को भागीरथ जानो, स्वगण उतर आए धरती पर चमके कोना कोना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना। चलिए देखते हैं इसका कहाँ पर है। चलिए अब इसका आंसर देना है हमको कि सुख को क्या जानना है? कावेरी। सुख को क्या जानना है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर भागीरथी? तो सुख को क्या जानना है? भागीरथी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, फिर अगला, कोना कोना चमकेगा, कब चमकेगा? जब धरती पर नरक उतरेगा, जब धरती पर कलयुग उतरेगा, जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा, जब धरती पर भ्रष्टाचार उतरेगा। तो जब धरती पर स्वर्ग उतरेगा तब होगा कोना कोना चमकेगा। ठीक, सफल कौन हो सकता है? पकी फसल को डसने वाला, पकी फसल बोने वाला, पकी फसल रखने वाला, पकी फसल पकाने वाला। तो सफल कौन नहीं हो सकता? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पकी फसल को डसने वाला, पकी फसल को डसने वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन, हमें क्या नहीं खोना चाहिए? पद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। धन, अन्न, वक्त या फिर खाना? हमें क्या नहीं खोना चाहिए? वक्त नहीं खोना चाहिए, समय नहीं खोना चाहिए। अगला देखिए, सत्य कथन का चुनाव कीजिए। कवि ने मिट्टी से चांदी उपजाने का संदेश दिया है, कवि ने मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है, कवि ने मिट्टी से अनाज उपजाने का संदेश दिया है, कवि ने मिट्टी से अन्न उपजाने का संदेश दिया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा? कवि ने क्या उपदेश दिया है? कवि ने उपदेश दिया है मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है। किससे? मिट्टी से सोना उपजाने का संदेश दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन अब देखिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा सामान्य ज्ञान शुरू हो गया, यानी कि जनरल नॉलेज, यानी कि जीके का क्वेश्चन। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 को ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन थी वो? तो अब क्या बोलेंगे? नंदिनी दास थी। ठीक, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 127वीं। ठीक, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? कौन है वो? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक, चलिए आगे देखिए, यानी कि 41 कहाँ पर है आपका? 41 इधर है आपका। 41 कहाँ पर है? 41 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब 26वीं बार जीता? पंकज आडवाणी, सौरभ कोठारी, गीत सेठी, इनमें से कोई नहीं? तो 41 का क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी जी हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? तो बताना है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, बिजनौर या फिर सीतापुर? तो क्या बोलेंगे? लखीमपुर खीरी का सबसे ज़्यादा है। ठीक, आगे देखिए। निम्न में से उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? भांड, पथेर, स्वांग, रासलीला या फिर जात्रा?
तो क्या बोलेंगे, रासलीला है ये उत्तर प्रदेश का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 शिशुओं पर है। तो 1000 शिशुओं पर कितना है, तो क्या बोलेंगे, कितना हो जाएगा, 902 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसमें मैच करना है आपको कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सोनभद्र में क्या होता है, इलाहाबाद में क्या होता है, ये सब आपको बताना है। ठीक, तो सोनभद्र में क्या होता है, चूना पत्थर होता है। सोनभद्र का संबंध किससे है, चूना पत्थर से है। ठीक, इलाहाबाद का संबंध किससे, इलाहाबाद का संबंध है आपका सीसा बालू से है। ठीक, और ललितपुर का संबंध किससे है, सॉरी फिर से देखिए, सोनभद्र का संबंध है आपका चूना पत्थर से, इलाहाबाद का सीसा बालू से। ललितपुर का संबंध कहाँ से है, तांबा से है। तो तांबा में मैच चित्रकूट का बाक्साइड से। ठीक, तो क्या करना है यहाँ पे आपको, तो देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या हो जाएगा, पहले का चौथा। तो पहले का चौथा यहाँ पे है, फिर क्या हो जाएगा, पहले का चौथा फिर दूसरे का दूसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में किस घराने से संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज का संबंध आपका किससे है, रायगढ़ घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना या फिर बनारस घराना। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ घराना। ठीक, क्या हो जाएगा, लखनऊ घराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखिए। गुलाबी गैंग, क्या लिखा हुआ है, गुलाबी गैंग। ठीक, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है, जया तिवारी, संपत पाल देवी, कमला भसीन, वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगत पाल देवी, संपत पाल देवी, सॉरी संपत पाल देवी हैं। ठीक, एटीएम में टी का क्या अर्थ होता है, तो एटीएम में टी का क्या अर्थ होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाता है। तो टेलर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामों में ये पूछा गया है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर या फिर मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर मंदिर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का, क्या बोलेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसको अच्छे से याद करिएगा, एकदम रट लीजिए इसको, क्योंकि कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी। तो आपको इसको बताना है। तो चलिए पहले इसका देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है। 50 का ऑप्शन ये यहाँ पे है, खड़गवासला, शिमला, देहरादून या फिर कोच्चि। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। हरिप्रसाद चौरसिया निम्न में से किस वाद्य से, तो हरिप्रसाद चौरसिया यानी कि बांसुरिया, ऐसे याद कर लीजिए, चौरसिया बांसुरिया। ठीक, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरिया से है। ठीक, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था। तो पहले बताइए मैकमोहन रेखा संबंधित किससे है, तो भारत और चीन से संबंधित है। तो इसका युद्ध भी किससे हुआ होगा, चीन से हुआ होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। तो बिल क्लिंटन की आत्मकथा कौन सी है, माई लाइफ, कहाँ पर है, यहाँ पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर, देखिए कहीं पर लिखा होगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और क्या होता है 9 अगस्त को, क्या होता है 9 अगस्त को, ठीक कुछ नहीं होता है। आगे देखिए, मिनी यानी कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 55 का, बताएंगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी। तो हमें अब लगता है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आय की असमानता को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, जीएसटी में कितने सदस्य थे, देखिए जीएसटी से भी पूछा जाता है
और 2024 में भी जीएसटी से पूछा गया है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया, ठीक। आप यहाँ देखिए इसी चैनल पर आपको जीएसटी यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए ना, वो प्रोवाइड हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जीएसटी के हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जीएसटी में तो 33 सदस्य होते हैं, ठीक। कितने होते हैं? 33 होते हैं। और जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अब पूछ लेगा जीएसटी दिवस, तो 1 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? तो ब्राज़ील धारा, फॉकलैंड धारा, लेब्राडोर धारा या फिर कनारी धारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील धारा आपका जो है गर्म धारा है। ये कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में है, ठीक। दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब हमें बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसका भी आंसर बता देते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही लिखा हुआ, ठीक। अगला देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत का देशांतरीय विस्तार, पूर्वी विस्तार, ये भी आपका सही है। भारत में राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 29 और 7 है, ये गलत है आपका। तो आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक। भारत में राज्य कितने? 28, केंद्रशासित प्रदेश कितने? 8 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका है, कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसका। पाक जल संधि निम्नलिखित में से, लिखा हुआ है पाक जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो पाक यानी कि किसको विभाजित करती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले इसका कहाँ पर है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत तथा श्रीलंका, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए लगा लेते हैं इसको। ये पाक जल संधि जो है भारत के तमिलनाडु राज्य तथा श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को विभाजित करती है, ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्मा वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। किसे? अथर्ववेद को कहा जाता है, ठीक। वेद कितने होते हैं? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सबसे प्राचीन पूछे तो ऋग्वेद, नया पूछे तो अथर्ववेद, ठीक। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैक्सवेल के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मैक्सवेल की पुस्तक प्रिंस से की जाती है। और देखिए, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता, 8 तेलुगु कवि, या फिर 8 मंत्री। तो क्या हो जाएगा? 8 जो थे आपके तेलुगु कवि थे, ये थे अष्टदिग्गज थे, ठीक। अगर इनका देखिए, ये थे आपके अष्टदिग्गज। चलिए आगे देखिए, ये देखिए हिस्ट्री से, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन था। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, गयासुद्दीन बलबन ने प्रारंभ की थी ये व्यवस्था। चलिए आगे देखिए, 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो कहाँ पर है? चंपारण सत्याग्रह, ये हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह, ये हुआ था आपका 1918 में। कब हुआ था ये? 1918 में हुआ था खेड़ा। फिर आता है असहयोग आंदोलन, ये आपका कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन, 1920 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था आपका 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित अनुसूचियों में से कौन सी एक अनुसूची राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके
राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय या फिर प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम हो जाएगा। ठीक, प्रथम स्थान प्रदान करती है। चलिए आगे देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? तो क्या बताएंगे आप? अधिकतम कितना हो सकता है? 500 और न्यूनतम हो सकता है 60। ठीक, अधिकतम 500, न्यूनतम 60 हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह है क्या? पहले तो आप ये बताइए। तो राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, ये कब स्वीकार किया गया था? ऑप्शन देखते हैं पहले, उसके बाद आंसर। 22 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को इसको अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से किससे दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। बिल्कुल सही है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माइनोस, ग्लूकोज। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? जॉन्स कैपलर थे। कहाँ पर है? यहाँ पर हो जाएगा जॉन्स कैपलर। ठीक, अगला क्वेश्चन, चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगे, अतिध्वनि तरंगे, अवध्वनिक तरंगे या फिर पराध्वनिक तरंगे? तो पराध्वनिक तरंगों से। ठीक, अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका कैस्कोग्राफ। पौधों को वृद्धि मापने के लिए क्या होता है? कैस्कोग्राफ होता है। ठीक, ये था आपका 75 क्वेश्चन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, और ज़रूर बताइए कि आपने 75 में से कितने ठीक ठीक आंसर पहले दिए। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।